नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 साल का ITI कोर्स। आज इसका दूसरे चैप्टर का चैप्टर है बेसिक्स ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स। उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स। इसका उद्देश्य है डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, voltage, current, resistance, explain DC and AC circuit, explain single phase and 3 phase AC system। ये सारी चीज़ें ये पढ़ाने का उद्देश्य है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? Charge is the basic property of elementary particle of matter। जो भी मैटर है, जो भी धातु है या धातु ही कह सकते हैं मैटर का, मेटल, उसका क्या है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल जो हैं उसका उनका एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या है? धातु की जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो बेसिक वो है जो चार्ज है, प्रॉपर्टी जो है। चार्ज इज टेकन एज द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू डिफाइन अदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, करंट, etc। चार्ज इज टेकन, चार्ज ही लिया जाता है एज बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। किसी भी मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम बेसिक क्या चार्ज को ही लेते हैं। जैसे वोल्टेज को डिफाइन करना है, करंट को डिफाइन करना है, इन सब को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेते हैं? चार्ज को लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न atomic theory, the nucleus of an atom has positive charge because of proton। तो कह रहा है जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके अनुसार जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र है किसी भी एटम का, उसके में क्या होता है? धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली व्हेन द वर्ड चार्ज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, जब सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज शब्द का इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इसकी बात होती है तो क्या होता है कि उसमें एक्सेस है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, इससे मतलब है। तो चार्ज में बी स्टेशनरी और इन मोशन। चार्ज स्टेशनरी भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। स्टेशनरी चार्ज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, और जो स्टेशनरी चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं या स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। स्थितिक चार्ज या जो स्थिर रहता है स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और जो द एनालिसिस ऑफ स्टैटिक चार्ज एंड देयर फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो इनका आकलन है और जो इनकी ताकत है, फोर्स है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एग्जाम्पल if hard rubber pen or a comb is rubbed on a sheet of paper, the rubber will attract paper pieces। जब हम हार्ड रबड़ या कॉम्ब को रगड़ते हैं तो
वो क्या करते हैं, उसके बाद उनमें चार्ज जनरेट हो जाता है, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं शीट में। और द वर्क ऑफ रबिंग रिजल्टेड separating electrons and proton to produce a charge of excess electron on the surface of the rubber and a charge of excess proton on the paper। तो जब हम रबिंग करते हैं, जब हम उसको रगड़ते हैं मेटल से, तो उस सरफेस पे वो क्या करता है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो चार्ज वो प्रोड्यूस करता है, एक्सेस हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रबड़, या जो कॉम हमने यूज किए है, एंड चार्ज ऑफ एक्सेस प्रोटॉन ऑन द पेपर, और जो पेपर को खींचता है वो चार्ज उस पेपर को खींचता है। एंड चार्ज the paper and rubber give evidence of a static electric charge having electron or proton in a static state। और जो ये चार्ज है ये क्या देता है, एक एविडेंस देता है कि स्टैटिक चार्ज है पेपर में भी और रबड़ में भी, और वो एक उदाहरण है नॉट, और वो मोशन में नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है। The motion of charged particles in any medium is called current। और जब ये चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसको करंट बोलते हैं। करंट को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, तो वो चार्ज कहलाता है, करंट कहलाता है। चार्ज तो है ही, किसी भी उसमें चार्ज होता है, उसके न्यूक्लियर में पॉजिटिव और बाहर ऑर्बिट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, और सेंटर में प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। द नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट मेजर्ड एन एम्पेयर। कह रहा है नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, जिसको एम्पेयर में नापा जाए। क्या इसका मतलब क्या हुआ, नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज यानी जो भी इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या है, वो जो पार इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो नेट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब इकाई टाइम में, पर घंटा, पर सेकेंड, जो भी होगा यूनिट में होगा, 1 घंटे के अंदर होगा, 1 मिनट के अंदर होगा, 1 सेकेंड के अंदर होगा, जो भी चार्ज फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, और उसको हम एम्पियर में नापते हैं। तो चीज़ क्लियर हो गई। स्टैटिक चार्ज हमें फ्लो नहीं करता है, वो अट्रैक्शन के रूप में हमें दिखा, और जो फ्लो है मोशन वाला चार्ज, जो करंट है उसे मोशन का बोलते हैं, चार्ज का मोशन बोलते हैं, और इसका जो इकाई टाइम में नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं, उसको करंट बोलते हैं, वो एम्पियर में नापते हैं। Charge of billion of electrons or proton is necessary for common application। Charge of billion of electrons or proton is necessary for common application of electricity।
कह रहा बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों का और या प्रोटॉनों का जो है चार्ज जरूरी है, आवश्यक है फॉर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कॉमन एप्लीकेशन के लिए इनका भारी संख्या में इनके चार्ज का की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। देयरफॉर इट इज convenient to define a practical unit called the coulomb C as equal to the charge of 6.25 multiplied by 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो चार्ज है उसको कूलॉम में इन्होंने नापा है, तो जिसकी जो वैल्यू है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक कूलॉम। द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है Q है, और स्मॉल q कैपिटल Q, और ये चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज स्टेटेड एज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जो वो है चार्ज है, किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में बराबर चार्ज होता है, उनकी जो टोटल संख्या है एक कूलम इज इक्वल टू होता है, उसको हम Q से दर्शाते हैं, और एक कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर 18। इसको 1 चार्ज भी कह सकते हैं, ये सिंबल इलेक्ट्रिक चार्ज। The unit is named after Charles A. Coulomb, a French physicist who measured the force between charges। कह रहा है जो एक कोलम नाम दिया गया है, ये एक फ्रेंच भौतिक शास्त्री हैं, हु मेजर, जिसने इसका जो ताकत है, इसकी जो फोर्स है, इसकी को चार्ज जो के बीच में जो फोर्स है उसका उसने नापा, और तो इसीलिए इसका नाम कोलम के नाम पर, उनके नाम पर रखा गया है। अब क्या होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटीज। नेगेटिव पोलैरिटी हैज बीन assigned to the static charge produced on rubber, amber and resinous material in general. Positive polarity refers to the static charge produced on glass and other various materials। तो जो नेगेटिव चार्ज हुआ, जो हमने रबड़ और दूसरी चीज़ें जो रब की, उनमें पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है, और ग्लास और अदर जो मेटल इसी टाइप के, उनमें पॉजिटिव होता है। ऑन दिस बेसिस द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एटम आर द basic particle of negative charges because of their polarity
is the same as the charge on rubber. Proton have positive charge because their property is the same as the charge of glass. कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और क्योंकि उनकी पोलरिटी जो है वो ऐसी है जैसे रबड़ की होती है, वही गुण है। और जो प्रोटॉन का है वो पॉजिटिव होता है, उसका जो पोलरिटी है वो उसी तरह है जैसे ग्लास की होती है। पॉजिटिव चार्ज इज डिनोटेड by plus Q, deficiency of electrons, and negative charge is denoted by minus Q. अब पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब कोई भी मैटर होता है, कोई भी एटम होता है, उसमें वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है। और जब उसमें एक्सेस हो जाते हैं या उनकी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो पॉजिटिव हो जाता है वो, तो उसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं और प्लस क्यू से उसको हम डिनोट करते हैं और दर्शाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज उसमें शो करता है, उसको माइनस क्यू से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ये न्यूट्रल कंडीशन कंसीडर्ड जीरो चार्ज, जब न्यूट्रल कंडीशन होती है जिस केस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है, तो उसको जीरो चार्ज बोलते हैं। Opposite polarities charges attract each other. ये तो मैग्नेट में भी पता है। If two small charged bodies of light weight are mounted so that they are free to move easily and are placed close to each other, they get attracted to each other when the two charges have opposite polarities. In terms of electrons and proton, they tend to be attracted to each other by the force of attraction between opposite charges. तो जब किसी हम ऐसे पार्टिकल को फ्रीली मूवमेंट जो करने के लिए किसी स्पेस में रख देते हैं और उनका अगर अपोजिट चार्ज होता है, तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तो यही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हैं, वो भी उसी सिद्धांत के, अभी बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। Furthermore, the weight of the electron is only about 1.1 by 1840 of the weight of ये प्रोटॉन। अब वेट जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ attraction tends to make electron move towards the proton। इसलिए वो क्या करता है, वो प्रोटॉन के चारों तरफ वो खींचता है, टूवर्ड्स खींचने के लिए खींचता है, और उसका जो वेट होता है वो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। सेम पोलरिटी चार्ज रिपल ईच अदर। अब ये उसका ठीक उल्टा हो गया। व्हेन द टू बॉडीज हैव अनइक्वल
अमाउंट ऑफ चार्ज, अब दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बराबर अमाउंट का चार्ज है और सेम पोलरिटी का चार्ज है, द सेम पोलरिटी, दे रिपल ई, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको, मतलब आकर्षण होता है, या उसको कह सकते हैं वो एक दूसरे को वो करते हैं, रिपल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। द टू नेगेटिव चार्ज रिपल व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम वैल्यू आल्सो रिपल। दो नेगेटिव चार्ज को अगर साथ लाते हैं तब भी वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अगर दो से अमाउंट दोनों का बराबर होना चाहिए तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और यहाँ ये है कि दोनों चार्जों का जो सेम पोलरिटी के हैं उनका अमाउंट भी सेम होना चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग ए चार्ज आफ्टर glass and silk are rubbed together, they become charged with electricity, but if the glass rod and silk are brought together again, the attraction of the positive charges in the rod pulls the electrons back out of the silk until both material become electrically neutral। जब दोनों को रगड़ा आपस में, ग्लास एंड सिल्क को, तो वो चार्ज हुआ, उनमें चार्ज आ गया। और अगर उनको दोनों को अगर हम साथ लाते हैं, ग्लास और सिल्क को, तो वो क्या करते हैं कि जैसे जिसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा हो गई, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो गई। तो जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्या करते हैं, अपने को वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स का आपस में चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं अपने को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा को बराबर कर लेते हैं और दोनों के चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये वायर कैन आल्सो बी कनेक्टेड बिटवीन द चार्ज बॉडीज फॉर डिस्चार्जिंग इफ द चार्जेज ऑन बोथ materials are strong enough, they could discharge through an arc like the lighting। जब दो चार्ज बॉडी हैं, उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है और उनको क्या करना है, न्यूट्रल करना है, तो क्या करते हैं, किसी वायर की मदद से उनको आपस में शॉर्ट कर देते हैं और एक स्पार्क होता है और वो उनका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। उनमें उस दौरान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव है वो उसकी तरफ चली जाते हैं और उतनी मात्रा में जाते हैं जितने कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। उतनी ही मात्रा के इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव वाले के पास, और उसके वो कम हो जाते हैं और वो न्यूट्रल हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब ये क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका क्षेत्र क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बताया था। तो द अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग फोर्सेज ऑन चार्ज्ड मटेरियल अकर बिकॉज of the electrostatic lines of force that exist around the charged material। जो अट्रैक्टिंग है, रिपल्स है, अब जब
अलग अलग चार्ज के पोलों को साथ ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, और जब सेम चार्ज के पोलों को साथ ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन फोर्स की उसमें आती हैं, जो अराउंड जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उनके चारों तरफ एक एरिया बनता है फोर्स का, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। In a negative charge object, the lines of force of the excess electrons added to produce an electrostatic field that has lines of force coming into the object from all direction। ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसमें ये दिखाई देता था लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एंड अब वो नेगेटिव है तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ऐड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसमें क्या होता है कि वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, ऐड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, दैट हैज़ लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग इनटू द ऑब्जेक्ट। उसमें जो भी लाइन ऑफ फोर्स है वो किसकी तरफ आते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की तरफ लाइन ऑफ फोर्स आते हैं, वो अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। और इन पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन द एक्सेस प्रोटॉन टू ऐड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब जब अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है, वो किसकी वजह से करेगा, उसके पास एक्सेस प्रोटॉन है तो वो उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसका उत्पन्न पैदा होता है। उसकी जो लाइनें होती हैं गोइंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, और उसकी जो फोर्स की लाइनें होती हैं वो सारी दिशाओं में जाती हैं, ऑब्जेक्ट से दूर बाहर की तरफ जाती हैं, वो दिखाता है। यानी ये भी शो करता है कि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बाहर को, तो इसके जो फोर्स की लाइनें हैं वो भी बाहर को निकलती हैं चारों दिशाओं को, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसकी जो फोर्स की लाइनें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वो ऑब्जेक्ट की तरफ को आती हैं चारों तरफ से। These electrostatic field either add or oppose each other, और ये फील्ड जो होता है या तो एक दूसरे को ऐड करते हैं या सहयोग करते हैं, या एक दूसरे को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर, जो ये इनका अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, जो इनका आकर्षण है या एक दूसरे को दूर धकेलने का वो है फोर्स है, ये एक उस पर दो चीज़ों पर निर्भर करता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्टों में, चाहे वो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है चाहे वो नेगेटिव है, उनमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वहाँ पे उनमें जो दूरियां हैं वो कितनी हैं। दूरियां, डिस्टेंस और अमाउंट दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक जनरल बात ही भी है कि हम कोई भी ताकत, क्योंकि फोर्स क्या है, एक ताकत है उनके बीच की, अट्रैक्शन की ताकत है, एक दूसरे को दूर धकेलने की ताकत है, और ताकत डिपेंड करती है
कितने उसमें चार्ज है और कितने वो आपस में एक दूसरे की दूरी पे है। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है चार्ज जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फोर्स होगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। वो बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। The static electric charge cannot usually perform any useful function। वो आम तौर पे यूजुअली क्या होता है कि कोई भी यूजफुल उपयोगी फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करता। In order to use electrical charge to do some kind of work, say to light up the electric bulb, the charges must be set in motion। कह रहा है जो स्टैटिक फोर्स है वो किसी भी काम नहीं आता। अगर हमको लाइट जलानी है, बल्ब जलाना है, तो जो वो चार्ज है उसमें मोशन होना चाहिए। Thus, electric current is said to flow when negative charge oblique free electron are moved in the same direction in a medium। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कह सकते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज है, या क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन की, किसी मीडियम में एक ही डायरेक्शन में, तो वो क्या बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉपर वायर, या जैसे कॉपर वायर में, तो किसी भी कंडक्टर में मीडियम का मतलब है जिसमें वो फ्लो कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। Electron movement, in order to produce a electric current, the free electrons in a copper wire must be made to move in the same direction। अब इलेक्ट्रॉन मोशन मूवमेंट, in order to produce an electric current, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट बिजली पैदा करनी है तो ज़रूरी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, अगर कॉपर वायर की बात है, हमारा जो माध्यम है, मीडियम जो है, अगर कॉपर वायर है तो कॉपर वायर मस्ट बी मेड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका ये बहना मस्ट बी मेड, उनको ये बनाना चाहिए हमें कि इन द एक डायरेक्शन में उनका बहना ज़रूरी है। ऐसा करना ज़रूरी है कि वो सारे एक दिशा में जितने भी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है बहें, चलना शुरू करें। दिस कैन बी डन बाय पुटिंग electrical charges at the end of the copper wire more। कह रहा है कि ये तभी हो सकता है जब हम कॉपर वायर के उस पर क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट दें।
ये नेगेटिव चार्ज at one end and positive charge at the other end of a copper wire। जब हम उसके एक दोनों एंड पे, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज दें, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज दें, तो ये तभी संभव हो पाएगा। सिंस द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर रिपल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज पुट ऑन वन एंड। जब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉपर के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज है और हमने कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लगा दिया, तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज को रिपल करेंगे, एक दूर धकेलेंगे। At the same time, these free electrons are attracted by the positive charge put at the other end। और दूसरी वहाँ पे क्या कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, तो वो अपनी तरफ इसको उन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। यानी जैसे हमने कॉपर वायर के एक एंड पे नेगेटिव लगाया, तो नेगेटिव एंड ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज दिया, तो नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको दूर धकेलने की कोशिश की। और दूसरे एंड पे जैसे ही हमने पॉजिटिव लगाया, तो पॉजिटिव ने उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि करंट फ्लो हो गया। इस प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर ड्रिफ्ट टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज कॉजिंग फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहना शुरू कर देती है। एक कंप्लीट और क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? In order to have continuous electric current, the free electron must continue to flow। अगर हम चाहते हैं इन ऑर्डर टू हैव कंटिन्यूस, आपको लगातार करंट चाहिए, लगातार बिजली चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, द फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट कंटिन्यू फ्लो। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको उनका लगातार फ्लो होना चाहिए, वो बहने चाहिए। तो फॉर दिस टू हैपन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स मस्ट बी यूज। इसके लिए क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स का होना ज़रूरी है। तो वो जब तक हम उसको जो वो फोर्स दे रहे हैं हम, क्योंकि हमने एक वायर यूज किया है, वायर में वो है इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, परंतु वो जब वो ऐसे ही रखा तब तो फ्लो नहीं कर रहे हैं। वो फ्लो कब कर रहे हैं, जब हम उनको एक तरफ से नेगेटिव चार्ज लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से पॉजिटिव लगा रहे हैं। अब इस चीज़ के लिए अगर हमें लगातार बिजली चाहिए, लगातार करंट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक सोर्स का होना ज़रूरी है, जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को दूर को रिपल्स करे, दूर भगाए जो नेगेटिव पॉइंट है, और जो पॉजिटिव वाला है वो अपनी तरफ खींचे। इस तरीके से उसका फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और करंट मिले। To keep applying opposite charges end of wire, then the negative charge would be at the positive side, electrons would be attracted। इसकी कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए अब क्या है कि चीज़ें हैं, हमने कुछ देर के लिए लगाया और करंट फ्लो किया,
अब वो लगातार क्या होना चाहिए, आप यहाँ से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन गए, पॉजिटिव चार्ज ने लिया, उसके बाद अगर वो आपके सर्किट में वापस नहीं आए तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए, उसके बाद क्या होगा, करंट चलना बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको एक ऐसा सर्किट चाहिए जो वो फ्लो था उसको कंटिन्यू बनाए रखे। तो वो उसके लिए हमको एक एनर्जी सोर्स चाहिए, जो सोर्स जैसे ही हमने नेगेटिव पोर्ट उसका टर्मिनल लगाया वायर का, उसने इलेक्ट्रॉन को धक्का देना शुरू किया, रिपेल करना शुरू किया, और पॉजिटिव सोर्स ने अट्रैक्ट किया। अब पॉजिटिव के पास क्या पहुँचे, इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। उस इलेक्ट्रॉन को किसी माध्यम से फिर उस नेगेटिव पोर्ट तक टर्मिनल तक पहुँचाए, और वो नेगेटिव टर्मिनल फिर उन इलेक्ट्रॉनों को उसके थ्रू भेजे। और इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। जैसे सर्किट बीच में से ओपन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएंगे और करंट बंद हो जाएगी। तो इसी सर्किट को, जहाँ पर ये सारा फ्लो बना होता है, उससे बोलते हैं क्लोज सर्किट। बैटरी इज ए टाइपिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का अगर हम बात करें तो बैटरी एक उसका क्या है, सोर्स है। एक complete or closed circuit as shown in figure 1 is needed for current to flow। अब इस तरह का एक सर्किट चाहिए जिससे करंट बहे। अब इसको आप देख सकते हैं, एक बैटरी लगा रखी है। बैटरी आप मार्केट से कोई बैटरी लाते हो जो आपकी घड़ी में लगती है, या किसी भी इसमें छोटी बैटरी लगती है, उसका ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स, इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश किया, और इलेक्ट्रॉन को पुश करके ये गया इधर, यहाँ पे इसने एक बल्ब लगा दिया है। सपोज बल्ब नहीं है, अभी जो हम ऊपर समझा रहे थे पहले, तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर को आए, यहाँ से इस पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, और करंट का फ्लो ठीक उसके उल्टा होता है। करंट यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहती है। अगर हम बीच में कोई फिलामेंट या कुछ लोड लगा देते हैं तो वहाँ पे वो यूज होता है और आगे फिर चलता रहता है। इससे क्या होगा, जो हमारा सर्किट क्लोज होगा। अगर जो लॉसेज भी होगा, जो डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि अब हमने बीच में लोड लगा दिया तो इसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज होगी, धीरे धीरे कुछ कंज्यूम करेगा ये। तो ये जो फिलामेंट हमने लगा रखा है ये कंज्यूम करेगा जो इधर से हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये क्या है, लोड का मतलब क्या है, कोई बाधा यहाँ पे है, वो उनको रोकेंगे, कुछ चीज़ को कंज्यूम करेगा, फिर जाएंगे कुछ को ये बाधित करेगा, फिर दोबारा जाएंगे कुछ, और इस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये था कि क्लोज सर्किट क्या होता है। ये जो वायर है ये कॉपर वायर है, बीच में लोड लगा दिया इसकी वजह से। तो ये है क्लोज सर्किट का परिभाषा। अब है इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल के मेजरमेंट के क्या, कैसे नापते हैं बिजली को। जैसे चार्ज को तो कूलम से नापते हैं, बता दिया, कूलम इतना कूलम, क्यू उसको इंडिकेट करते हैं, और 6.25 इंटू 10⁻18 जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बराबर एक कूलम होता है। और उसके बाद अब ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, उसको वोल्टेज कहते हैं।
ये है, इसके लिए अगला वीडियो जारी करेंगे। और आज इतना ही।